इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफ़ेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत। मैं उस समय भी और आज भी यही चीज़ देखता हूँ कि जो सेना का जो शौर्य है, पराक्रम है, बहादुरी है, वो आज भी बरकरार है, जो कि कारगिल के समय भी मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखी और हाल ही में जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें भी मैंने देखा कि वो आज भी बरकरार है। हाँ, जो आपका साजो सामान है, मॉडर्नाइजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत कम था, आज उसमें बहुत सुधार हुआ है और आज हम आत्मनिर्भर भी हुए हैं हथियारों में और साजो सामान में। क्या आपको वो पहला दिन याद है जब आपको लगा था कि सामान्य घुसपैठ नहीं युद्ध है? बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं कश्मीर से द्रास में पहुंचा था और जब 4-5 दिन लड़ते लड़ते हो गए थे और जब मैंने देखा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को भी उन्होंने स्टिंगर मिसाइल से गिराया है और मेरे लिए एक एक दिन और मुश्किल होता जा रहा था और मेरी कैजुअल्टीज़ होती जा रही थी, तब मुझे लगा कि ये मुजाहिदीन नहीं है, ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और रेगुलर्स के मिलकर उनकी सेना है। तो बीइंग कमांडर आपको क्या लगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे क्या आई है? सबसे बड़ी, और पूरा देश देख रहा था कि कितनी जल्दी तोलोलिंग को कब्जा किया जाता है, कि उस समय सरकार को भी यही बताया गया था कि कुछ एक मुजाहिदीन है और तोलोलिंग पे कब्जा जल्दी किया जाएगा। तो मेरे कंधे पे सबसे पहले जो कि टर्निंग पॉइंट रहा है इस पूरे कारगिल युद्ध का, वो तोलोलिंग की लड़ाई रही है। तोलोलिंग कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल ऑपरेशन था? तोलोलिंग सबसे मुश्किल ऑपरेशन था। अगर आप उसको सामने से देखें तो द्रास से बिल्कुल पास लगता है, 16,000 फीट की हाइट के ऊपर है, -15 -20 उस समय वहाँ का टेम्परेचर था, सीधी खड़ी चढ़ाई है, छुपने के लिए एक भी घास का तिनका नहीं है और दुश्मन भारी मोर्चाबंदी से मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, स्टिंगर मिसाइल और आर्टिलरी उसके मोटर के साथ ऊपर डटा हुआ है और भारतीय जवान नीचे से दराज से 25 किलो का वजन अपने सिर पे ऊपर उठाए और गोलियों की जो बौछार है उसको फेस करता हुआ, कैजुअल्टीज़ होते हुए ऊपर बढ़ना, ये बहुत मुश्किल था। और आपके पास ऐसे समय में आर्टिलरी बॉफर्स या इनका ना होना एक बहुत कठिनाई होती है, चुनौती होती है, और ख़ास करके जब आपको पूरी तैयारी और एक्लेमेटाइजेशन का समय ना मिले। क्या कभी कोई ऐसा पल आया आपको लगा हो कि ये ऑपरेशन इम्पॉसिबल हो रहा है, ये नहीं कर पाएंगे? मुझे जब कर्नल आर विश्वनाथन, जिन्होंने मेरी गोद में दम तोड़ा था तोलोलिंग की लड़ाई में, जब हम दोनों ऑपरेशंस में थे,
और मैंने उसकी पूरी तैयारी की थी कि मैं पूरे ज़ोर से, पूरे ताकत के साथ जो लास्ट में जो एक बंकर, बर्बाद बंकर रहता था, उसको कब्ज़ा करूँगा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े और मेरे उसमें 7 जवान घायल हुए और कर्नल राजेश अधिकारी को, सूबेदार रणधीर को, मेरे ऑपरेटर राम कुमार को जब हमने खोया, तब थोड़ा आभास हुआ कि ये थोड़ा मुश्किल है। कारगिल कोई ऐसी कहानी जो दुनिया ने अभी तक सुनी नहीं है, आप चाहें कि दुनिया वो पक्ष भी सुने? बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन जो मेरे जहन में इस समय आ रही है कि सेना में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि युद्ध में चाहे जीवित हों या चाहे वो शहीद होता है, उसको, पार्थिव शरीर को हम पीछे नहीं छोड़ते। ऐसी घटना मेरे साथ टाइगर हिल के युद्ध में हुई और एक मेरा जवान जो था वो लड़ते लड़ते गुत्थम गुत्था की लड़ाई में, हैंड टू हैंड फाइट में, क्रेविसेस में नीचे नाले में चला गया और हमको उसको बॉडी को ढूंढने के लिए 10 दिन लगे, फिर भी उसकी बॉडी का पता नहीं लगा। और उसके परिवार की तरफ से दबाव और अपने खुद मन से जो दबाव था वो बहुत असहनीय होता है। लेकिन 11वें दिन मैं लगातार सर्च करता रहा पूरी पलटन को लगाकर, और नीचे नाले में उसका एक हेलमेट हमें दिखाई दिया और बड़ी मुश्किल से हम रस्से के सहारे नीचे उतरे और उसके पार्थिव शरीर को ऊपर लाए और मैंने बहुत बड़ी राहत की सांस ली कि जो हमारा ये कहना है कि हम किसी साथी को पीछे नहीं छोड़ते, वो हमने पूरा किया और उसकी पत्नी को मैं जो उसका उत्तर दे सकता था। इस पूरे युद्ध में कभी दुश्मन से क्लोज सामना हुआ, बहुत क्लोज, जब लगा हो कि अभी 22 दिन जो थे वो बिल्कुल आमने सामने के ही थे। आपस में गाली गलौच होता था, पंजाबी में वो गाली गलौच होता था। और मैं आपको एक छोटा सा वृतांत बताऊं कि जब मैंने सूबेदार लाल सिंह को खोया और मैं और कर्नल आर विश्वनाथन की जगह उनको देखने गए वहाँ नज़दीक से, और एक नायक था वीरेंद्र कुमार, वो मुझे दिखा रहा था, वो बीच में खड़ा हुआ था, सामने से स्नाइपर का फायर आया, उसके माथे में गोली लगी हेलमेट पहनने के बावजूद भी, और वो वहीं शहीद हो गया। तो 22 दिन हम लगातार दुश्मन के बिल्कुल आमने सामने थे। कोई ऐसा जवान जिसकी बहादुरी आपको आज भी याद आती है, कोई जवान की उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म की हो? बिल्कुल, हवलदार योगेंद्र यादव, जिनको मैंने परमवीर चक्र के लिए रिकमेंड किया, जो कि 19 साल का लड़का आज परमवीर चक्र विजेता है। और ये तोलोलिंग की लड़ाई में मैंने इनका काम देखा और फिर मैंने इनको घातक में लिया और लेफ्टिनेंट बलवान के नीचे, और इनके कमांडर थे हवलदार मदन लाल के नीचे। ये सबसे पहले वॉलेंटियर थे जो कि रोप के सहारे घातक टीम में टाइगर हिल के पीछे से ऊपर चढ़े, और इनकी पूरी टीम 7 आदमियों की पूरी शहीद हो गई और ये अकेले थे जो जिंदा बचे, और इनको 15 गोलियां लगी। और जो खबर उसके बाद इन्होंने मुझे वहाँ के बारे में बताई, तो मुझे याद है कि किस तरह से अपने घायल होने के बावजूद भी आखिरी दम तक ये लड़ते रहे, और उसके बाद हमने इनको जबरन जो है इवैक्यूएट करके दिल्ली भेजा। इस पूरे मिशन में जब कोई शहीद होता था, कितना टफ होता था वो सूचना उनके परिवारों तक पहुंचाना? बहुत टफ होता था। मैं तो आगे था अपने ट्रुप्स के साथ, लेकिन पीछे हमारे हेडक्वार्टर में एडजुटेंट होते हैं, सूबेदार मेजर होते हैं। मेरे बड़े कड़े आदेश थे कि कोई भी पार्थिव शरीर जब नीचे लाया जाएगा, उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, पूरी रीद लेइंग की जाएगी, पूरे मान सम्मान के लिए लिया जाएगा। लेकिन पहली खबर तोड़ना परिवार के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता था, उतना आसान नहीं होता था। फिर भी हम कोशिश करते थे एक पार्टी उस पार्थिव शरीर के साथ उनके गांव तक आखिरी जो अंत्येष्टि में पूरा भाग लेकर पूरा मान सम्मान आखिर तक हम अपने शहीदों को देते रहे। इस कारगिल युद्ध के दौरान कोई ऐसा फैसला, बहुत छोटा हो लेकिन उसका दिशा बदल दी पूरे युद्ध की, कुछ ऐसा हुआ बीच में? उस तरह तो नहीं है, लेकिन यही कहना चाहूँगा कि जो तोलोलिंग की जो लड़ाई थी, शुरू में आप देखिए ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के फेवर में 90% है, क्योंकि वो ऊपर बैठा है, उसकी आर्टिलरी है, सब कुछ ऊपर है, काफ़ी समय से वो तैयारी कर रहा था, सब कुछ था। लेकिन तोलोलिंग के ऑपरेशन के बाद पूरी लड़ाई की, ऑपरेशन कारगिल विजय की जो है एक दिशा जो है वो पूरी तरह बदल गई, जबकि उनका मोराल बहुत डाउन हुआ और हमारे सेना का मोराल अप हुआ, और जिसके बाद एक जो है दूसरी पहाड़ियों को जीतते गए। अभी भी क्या शहीदों के परिवारों से संपर्क होता है? कभी वो फोन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शहीदों के परिवारों के साथ अभी भी जुड़ा है। अब वो बच्चे जो छोटे थे, 6 महीने के थे, साल के थे, 2 साल के थे,
अब आप देखिए 25 और 26, और मुझे बहुत सारे परिवारों में उनके शादियों में भी जाने का मौका मिला। अब वो उस दुख से बाहर निकल चुके हैं परिवार, और काफ़ी समय उन्होंने मुश्किल टाइम से गुजारा, लेकिन अच्छा लगता है जब हम उनके बच्चों को देखते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं। और मैं बहुत सारों से, सबके साथ तो नहीं, पर बहुत सारे परिवारों से टच में हूँ। कभी ऐसा हुआ कि रात को सोए सोए युद्ध का दृश्य नजर आ गया हो और आवाजें सुनाई दी हो? नहीं, इस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन जब भी आप जैसे महानुभावों से बात होती है और जब जब आप सवाल पूछते हैं, तो एक बार दृश्य जो है वो आंखों के सामने ज़रूर आता है। आज के यूथ को कारगिल युद्ध से क्या सीख लेनी चाहिए? नहीं, कारगिल युद्ध हो या कोई दूसरे युद्ध हो, जो सीख है वो तो तकरीबन बराबर की सीख है कि मेहनत करिए आप, क्योंकि अभी आप पढ़ाई की तरफ है, सबसे पहली बात है, चाहे वो फ़ौज में मेहनत करें, चाहे आप जिस भी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं मेहनत करें। और देश जो है वो हमेशा सर्वप्रथम रहना चाहिए, चाहे किसी भी हालात में। और अच्छी बात है अगर आप फ़ौज में आना चाहते हैं, फ़ौज में आना बहुत आसान है, चाहे आप जवान लेवल पे आएँ, ऑफिसर्स लेवल पे आएँ। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पे तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है वो सेना में आए, और सेना में अगर आप सच्चे मेहनत करोगे तो आपको फ़ौज में आने से कोई नहीं रोक सकता, और किसी भी सिफारिश की आपको ज़रूरत नहीं है। तब की सेना में और अब की सेना में कितना अंतर आप देखते हैं? बहुत फ़र्क है। उसकी उस समय की सेना, मैंने बताया कि उस तरह कारगिल के युद्ध में उस तरह के पास, हमारे पास सर्विलेंस का सामान नहीं होता था, मॉडर्नाइजेशन नहीं था। आज की सेना बड़ी टेक्निकल है, आपने सिंदूर में देखा, चाहे वो एयर डिफेंस हो, चाहे रडार हो, आपकी ये इंटेलिजेंस हो, या दूसरी जो भी चीज़ें आज हो रही हैं, आपने देखा ही है। उसमें बहुत तरक्की हुई है, और आत्मनिर्भर भारत के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर से लाते थे, साजो सामान, वो आज अपने देश में पैदा किए जा रहे थे। और उस टाइम की लड़ाई तो सिर्फ लैंड, एयर और सी में होती थी। अब मल्टी डोमेन लड़ाई हो गई है, स्पेस में भी लड़ाई लड़ी जाती है, साइबर में भी लड़ाई लड़ी जाती है। आज के ड्रोन्स के युद्ध आप देखा आपने, वो उस तरह हो गया। तो इस तरह से जो इसका व्यापक स्वरूप जो है, इसका बहुत एक्सपेंड हो गया जो आज की लड़ाई है, और इसमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है। लेकिन एक जो मैंने बताया, जो शौर्य, बलिदान और जो वीरता की बात है, वो सेम है, उस फैक्टर में चेंज नहीं है। वो आज भी, उस टाइम भी उतने ही महत्वपूर्ण थे, और आज भी वो उतने ही महत्वपूर्ण